तो केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स में जब रॉकी भाई अधीरा को मारने के बाद पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं तो हम सभी को यही लगा था कि वो रमिका सेन पे अटैक करने गए और उन्हें मारने गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रॉकी भाई जो इन सब साजिश के पीछे जो मेन विलन होता है उसको मारते हैं और रमिका सेन को छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं, जो कि सभी के लिए शॉकिंग था क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का 2 विलन में से मेन अधीरा और रमिका सेन ही थी। तो हम सबको ये शौक ज़रूर लगा ये देख के कि रॉकी भाई ने रमिका सेन को जिंदा कैसे छोड़ दिया। तो इसका रीज़न नंबर 1 हो सकता है अपनी ताकत या अपनी पावर दिखाने के लिए, जैसे कि अधीरा ने रॉकी को अपनी ताकत दिखाने के लिए छोड़ा होता है, जैसे रॉकी ने अधीरा को छोड़ा होता है, वैसे ही रमिका सेन को भी रॉकी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कि जब चाहे मैं तब तो उसको मार सकता हूँ, ये दिखाने के लिए रमिका सेन को जिंदा छोड़ दिया था। जैसे कि मूवी में हम पहले भी देखते हैं कि जब रॉकी भाई अपने आप को इंडिया का CEO बताते हुए पार्लियामेंट में डायरेक्ट उनसे मिलने चले जाते हैं तो ये भी अपनी पावर को दिखाने के लिए वो उसके सामने जाते हैं, जहां रॉकी के पावर का सबसे बड़ा अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट के हर मेंबर को रमिका सेन के अलावा सभी मेंबर को उनसे पैसा जाता था और यहाँ तक कि रॉकी अपने केस के सभी फाइल्स वहाँ लेके चले जाते हैं और सबमिट करने के लिए रख देते हैं, लेकिन जब सच्चाई पता चलता है तो वापस ले जाते हैं उसको, क्योंकि तब रमिका सेन को पता चलता है कि उसके पार्लियामेंट के सभी मेंबर भी उसके साथ मिले हुए हैं, तो केस फाइल हो ही नहीं सकता। अगर एक और कारण की बात करें तो रॉकी को रमिका सेन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और रॉकी उसको अपने लिए उतना बड़ा खतरा नहीं मानता था, इसीलिए रॉकी डायरेक्ट उससे मिलने पार्लियामेंट में चला जाता है। और बात करें तीसरा कारण की जो हो सकता है तो ये है कि मूवी के उस समय तक जब पार्लियामेंट पर रॉकी हमला करता है उस समय तक उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके पास कोई अपना नहीं होता है जिसके लिए वो आगे जी सके, तो वो आगे पीछे कोई सोचे बिना डायरेक्ट पार्लियामेंट पर हमला कर देता है। मतलब मूवी के उस वक्त मतलब उसके दिमाग में ये नहीं था कि कौन मेरे लिए भविष्य में खतरा हो सकता है या कौन मेरे लिए भी खतरा है, उसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था, क्योंकि उसके आखिरी जीवन में जो प्यार करने वाली थी रीना वो भी मर गई थी, उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था, तो रॉकी के लिए जीने की कोई वजह नहीं थी और अपनी माँ का जो वादा था उसको पूरा भी कर लिया था, तो इसलिए वो उसने अपने भविष्य के खतरे के लिए कोई इतना ज़्यादा सोचा नहीं है और डायरेक्ट पार्लियामेंट पर अटैक कर लिया। रॉकी भाई ने आखिर रमिका सेन को क्यों नहीं मारा, तो देखो यार हम लोग सब अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि रॉकी भाई औरतों की कितना इज्जत करता था और हम लोग सबको ये पता ही था कि रॉकी भाई अपने हाथों से मूवी में कभी भी रमिका सेन को मारने नहीं वाले अगर वो मरती भी है तो यही होता है एंडिंग में, क्योंकि पार्लियामेंट में जब रॉकी भाई जाते हैं तो रमिका सेन को जिंदा ही छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो आखिर रॉकी भाई ने रमिका सेन को जिंदा क्यों छोड़ा, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि रॉकी भाई के कैरेक्टर को आप देखो, वो अकेले 300 लोगों से भीड़ जाते हैं। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। अकेले पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं, अकेले वो दुबई के जो इनायत खलील उसको रोक देते हैं। तो जिस हिसाब से रॉकी भाई का कैरेक्टर लिखा गया उस हिसाब से वो अकेले ही एक सेना पे भारी पड़ने वाले कैरेक्टर हैं, तो इस हिसाब से वो किसी औरत को मारेंगे ये उन पर कभी भी सूट नहीं करने वाला था। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ कि अगर रॉकी भाई वहाँ पे बंदूक लेकर रमिका सेन को अगर मार देते तो क्या आपको वहाँ पे सेटिस्फाइंग फील होता? कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो औरतों की इज्जत करते हुए दिखाया गया और वो कभी भी किसी औरत को मार ही नहीं सकता था, क्योंकि केजीएफ को किसी प्रकार से एंड किया जाता, लेकिन रॉकी भाई कभी भी रमिका सेन को अपने हाथों से कभी नहीं मारते क्योंकि उनके कैरेक्टर पे कभी भी सूट ही नहीं करता।